AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो ISAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो आपका 7th सेमेस्टर का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये आपके 8th सेमेस्टर में भी हो सकता है, क्योंकि यही इलेक्टिव सब्जेक्ट या ओपन इलेक्टिव 3rd, ओपन इलेक्टिव 2, दो सब्जेक्ट आपको चुने जाएंगे आपके 8th सेमेस्टर के लिए। तो हो सकता है आपको उसमें पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो, या आप आराम से पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है यूनिट 1 का। यहाँ पे शायद लगभग 8 से 9 लेक्चर हो जाएंगे। मैंने सोच रहा था छोटा छोटा करने के लिए, लेकिन टॉपिक्स ऐसे हैं ना, टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा सब्जेक्ट। क्योंकि सिलेबस देखोगे तो उसमें काफी सारे टॉपिक भरमार पूरे टॉपिक वाइज स्पेसिफिक लिख दिए हैं, इसलिए उसको सिलेबस उस टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी हो रहा है। वरना अन्यथा क्या होगा कि आप इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और सब हमें बोलोगे सर आपने तो टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, ये बात होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कस्टमर नीड्स के बारे में, स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट के बारे में और प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले आपको बताया था, नीड्स ऑफ सोसाइटी एक टॉपिक डिस्कस किया था, नीड्स ऑफ सोसाइटी, शायद लेक्चर नंबर 4 रहा होगा। उसमें मैंने थोड़ा सा बात किया था। वही सेम लगभग आपका आ जाएगा कस्टमर नीड्स क्या है। जो सोसाइटी की नीड्स है वही कस्टमर की, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वही तुम्हारी कस्टमर है ना, तो उससे आपको मिलता जुलता चैप्टर आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बता आपका स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आप स्टेक होल्डर कई बार नाम सुन चुके होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप का भी नाम सुन चुके हैं, बट अब यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, समझना होगा। देखिए, जो जो वर्ड हम पहले यूज करते थे वो आपके टॉपिक में भी डिस्कस किया गया है। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर नीड्स नहीं लिख पाते, कस्टमर नीड्स आप नहीं जानते। ऐसा नहीं कि मैंने स्टेक होल्डर आपको समझाया नहीं पहले, ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेक्ट स्कोप आपको नहीं समझाया गया था, बट यहाँ पे पार्टिकुलरली आपको टॉपिक मेंशन कर दिया गया। यदि मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन कर दिया गया है। तो लास्ट 5 लेक्चर में हमने इतना बात किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 6। वहां पे स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो आज हम क्या बात कर रहे थे, कस्टमर नीड्स, स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट स्कोप। मैं इतना ही बात करूंगा बस। ठीक है, उसके बाद अगले चैप्टर में तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पे बात कर दी गई है। पहले हमने बात किया था क्या, स्पॉन्सर बात किया था, प्रोजेक्ट चार्टर मैंने बात कर चुका, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बात कर लिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नीड्स ऑफ सोसाइटी, आइडिया जनरेशन, और यहाँ पे प्रोजेक्ट, इतने सारी चीजें मैंने बात कर लिया था। आज ये अब हम ये वाला पोर्शन आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या बातें होंगी। आगे वाले 2 से 3 लेक्चर में आपका ये सिलेबस, आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा, वो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, उसके लिए आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग की। ठीक है, लिखा तो बहुत ज्यादा है, क्या है, लिखा बहुत ज्यादा है, उसमें परेशान नहीं होना। मैं 2-3 वर्ड बताऊंगा जिससे आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग समझ में आ जाएगा। हमेशा क्या करना था, मैंने पहले से बताया कि कुछ भी हमको क्या प्लान करना होता है कि हम विद इन द कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, ठीक है, इतने में मुझे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो वही यहाँ पे बात की गई। हमेशा देखिएगा क्या बात की गया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। तो सेकेंड फेज जो हमने बताया था, पहला क्या था आपका CDE, पहले आपका था, इसके बाद दूसरा था, पहला आपका इनिशिएशन था। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया आपका। पहला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को बोलते थे इनिशिएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट फेज। उसके बाद आपका आता है डी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपका था प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैंने बताया था प्लान कैसे किया जाता है डेवलपमेंट में, तो वहां पे यही बात किया गया। तो इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड प्लान दैट गाइड्स द एग्जीक्यूशन रेटिंग। ये कुछ नहीं है साथियों, ये बस भरा गया है। आप जब जैसे होता है कि मैंने पीपीटी देता हूं आपको, PDF देते हैं, तो आप आराम से समझ पाओ। तो यहाँ मेन चीज क्या है कि ए वेल प्रिपेयर्ड प्लान इंश्योर, क्या इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव्ड विद इन द टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि 3 जो टॉप था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल, उसी को बात किया जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है वो एक कॉस्ट और टाइम और क्वालिटी तीनों को लेकर के विद इन द कॉस्ट और विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाए, बिना क्वालिटी को क्या कहिए कंप्रोमाइज किए। वही बात होती है। तो यहाँ बताता है क्या कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड हुम प्रोजेक्ट विल बी डन। तो क्या किया जाना है प्रोजेक्ट में, व्हाई क्यों किया जाना है, हाउ कैसे किया जाना है, व्हेन कब किया जाना है, और बाय हुम और कौन करेगा। ये इसकी बात होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग में। बाय हुम मतलब क्या है साथियों
कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करने वाला हो तो आपको पता होगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन असाइन है किसी रोल के लिए तो उस रोल में क्या क्या करना है, वो उसकी अथॉरिटी क्या है, वो चीज यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो ये बोला गया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये फिर वही बात की, देखो ऑन टाइम, विद इन द बजट एंड विद डिजायर्ड क्वालिटी, हमेशा ये बात की जाएगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, एक बैकबोन है, मतलब कि बात यही होती है कि हम एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना बनाना जिससे की सहायता से हम जो हमारी कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट रखते हुए और एक मिनिमम टाइम रखते हुए, या टाइम जो हमारे पास है आइडियल टाइम में, हम बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, वही हमारी होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमेशा बात होती है, आप शादी घर में पड़ती है उसकी प्लानिंग करते हो कि कौन क्या करने वाला है। ठीक है, कौन आपके घर में 10 मेंबर है तो कौन किधर जाएगा, कौन गद्दा लेने जाएगा, कौन टेंट लगवाएगा, कौन लाइटिंग को देखेगा, कौन खाना पे बैठा रहेगा, सब देखा जाता है ना, वो भी प्लानिंग ही तो है। तो एक टाइम में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, वो भी बात होती है यहाँ पे। तो यही बोला गया क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग। यहाँ पे देखिएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग गोल्स को डिफाइन करना, डिसाइडिंग टास्क को डिसाइड करना, शेड्यूलिंग रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्स है, जो संसाधन, उनको टाइम उनको देना, कौन कब यूज में आएगा, प्रिपेयरिंग अ रोड मैप टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और एक रोड मैप तैयार करना कि ताकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो जाए। जिसमें कई सारे और पार्ट भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर दिखाया हुआ है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट स्कोप हो गया, डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है, कंसल्ट स्टेक होल्डर, ऐसे कौन कौन से स्टेक होल्डर जिनसे आपको कंसल्ट लेना है, मीटिंग्स होती हैं, बजटिंग होती है, रिस्क रजिस्टर मतलब जो रिस्क है उसको भी ध्यान में देना होता है, और साथ में कम्युनिकेट होता है सभी के साथ, तब जाके आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग पूरा कंप्लीट होता है। हालांकि इसका ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूंगा, फोकस में है नहीं, सिर्फ आपको मैं बताया 3 चीज आपको ध्यान है, क्या टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो आपका प्रोजेक्ट प्लान होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं साथियों, यहाँ पे बात आती है कस्टमर नीड्स की। ठीक है, बस इतना ही था, ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा यहाँ पे, क्या था इतना। ठीक है, अब इसके ज्यादा क्या बताएं साथियों, प्लानिंग तो वही है ना, योजना बनाना। अब कस्टमर नीड्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। कस्टमर नीड्स, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो किसी कस्टमर, उसके लिए कोई बेनिफिट्स होने वाला है, कोई ना कोई उससे क्या होगा, लाभान्वित होगा, कोई ना कोई किसी को उससे प्रॉफिट होने वाला होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें ओनर को होगा, लेकिन उससे भी किसी को हेल्प मिलने वाली होगी, किसी की नीड्स, किसी की जरूरत को फुलफिल करेगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब जाके आपकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो बात यहाँ पे क्या की जाती है कि इसमें क्या होता है, कस्टमर की नीड्स को समझना होता है। ठीक है, और वही क्या होता है आपका फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का वही एक नींव होता है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी डिजाइन्ड इन सच वे दैट फाइनल प्रोडक्ट सर्विस सेटिस्फाई द कस्टमर। ठीक है, फॉर दिस कस्टमर आइडिया मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू द फाइनाइट वेल डिफाइंड प्रपोजल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जरूरत किसकी है, कस्टमर की जरूरत है। ठीक है, जरूरत किसकी है, कस्टमर की। उसको पूरा कौन कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, वो पूरा कर रही है। तो किसको ध्यान रखना है, कस्टमर की जरूरत को। तो जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उससे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो एवरी प्रोजेक्ट देखो यहाँ बोला गया ना, एवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द कस्टमर unless we clearly understand what the customer wants and values। तो कस्टमर क्या चाहता है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिना उसके समझे हुए हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पास, अगर हम बिना इसको जाने अगर स्टार्ट करते तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कोई दूसरा रिजल्ट देगा। और नीड्स कैन बी स्प्लिट क्लियरली स्टेटेड एंड इम्प्लिसिट अनस्टेटेड बट एक्सपेक्टेड लाइक द क्वालिटी एंड सेफ्टी। मतलब कि ये कुछ चीजें होती है, 2 चीज। ठीक है, 2 क्वालिटी हो गई, यहाँ बात की गई कि नीड्स कैन बी 2 प्रकार की नीड्स हो सकती हैं। ठीक, नीड्स कैन बी एक्सप्लिसिट, मतलब कि बराबर बताया जा सकता है। ठीक है, उसको हम बता सकता है, कोई आदमी पूछता है कि आप भाई रोटी खाना चाहते हो ना, तो रोटी बता देगा, वो क्या आपकी क्लियरली स्टेटेड है कि मुझे रोटी चाहिए। ठीक, वो आपकी क्या है, नीड्स है। बट उसके बाद इम्प्लिसिट भी हो सकता है। इम्प्लिसिट मतलब क्या है कि अनस्टेटेड बट एक्सपेक्टेड लाइक क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो पहले तो रोटी बोला, लेकिन आपने गए ढाबा पे, आपको रोटी मिल गई, बट आपने बोला भाई ये जली हुई है। आपने उसको तो नहीं बोला था ना, आपको जरूरत थी कि रोटी की थी, भाई ये गोल नहीं है, ये देखने में कैसे भद्दी लग रही है, ये क्या आप एक्सपेक्ट करते थे बट उसको बोल नहीं पाए। तो इस प्रकार के नीड्स को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट नीड्स। और जिसको हम क्लियरली बोल पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, वो आपकी होती है यहाँ पे एक्सप्लिसिट नीड्स। ठीक है, 2 प्रकार की नीड्स समझ में आ गई, वो चीज हो गया। तो कस्टमर नीड्स क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई, या कोई रिक्वायरमेंट होगी, या कोई प्रॉब्लम होगा जो प्रोजेक्ट के द्वारा सॉल्व किया जाना होगा। तो 3 प्रकार के नीड्स हो सकती हैं। कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है,
कोई आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है प्रोजेक्ट का, कस्टमर का, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। आगे हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर नीड्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग में कस्टमर नीड्स की क्यों इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ बात करता है इंश्योर द प्रोजेक्ट आउटकम मैचेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वही बात की गई मैंने। अवॉइड रीवर्क, वेस्टेज एंड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। अब मान लीजिए हमने बना लिया, अब प्रोजेक्ट क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया वो क्या कर रहा है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमको फिर से काम करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ वेस्टेज जाएगा और कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, तो वो हमारे पास बचाता है। ठीक है, एक्ट एज द फाउंडेशन डिफाइनिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड डिलीवरेबल्स। ठीक है, तो जो आपकी स्कोप क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट का, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और क्या वहां पे डिलीवरी मतलब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो भी उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट एंड बिजनेस ग्रोथ। ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेस ग्रोथ वहां पे करता है, वो बनाता है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे बात करें यहाँ पे आती है टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स कौन कौन सी हो सकती है। ठीक, आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ एक ही प्रकार की नीड करते हो, आप एक ही प्रकार की जरूरत है, नहीं, अलग अलग होती है। एक ही प्रोडक्ट में आप कई सारी चीजें ढूंढते हो। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, आप कुछ भी लेने जा रहे हो, उसमें आप कई सारी चीज ढूंढते हो। कौन कौन सी देखिए यहाँ पे, एक आप होता है फंक्शनल नीड्स। पहले आप ये सोचते हो कि मैं जिसके लिए इस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं वो मुझे फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, वो इस प्रोडक्ट द्वारा काम होना चाहिए। यदि मैंने इस बोर्ड को परचेज किया, ठीक, पढ़ाने के लिए, तो मुझे पहला फंक्शन होना चाहिए कि ये प्रॉपर्ली वर्क करे, हमारे इसमें सारे फीचर्स हों, ठीक है, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊं जितने भी हैं। ठीक है, तो वो आपके फीचर, आप मोबाइल फोन लेते हो ना, तो आप देखते हो ना उसमें कि बैटरी हमको लंबी चलनी चाहिए, वो फंक्शनल है उसकी। ठीक है, फंक्शनल होना चाहिए, और साथ में हमारे पास कॉलिंग हो जाए, उसके बाद हम उसमें से ज्यादा प्रोसेसर होना चाहिए, हीट ना होनी चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, क्या फंक्शनल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो, देखो यहाँ बोला गया, वही चीज बोला गया कि ए रेलवे बुकिंग सिस्टम, अगर आप रेलवे को बुक करते हो तो आपके क्या होती है, फंक्शनल क्या है उसके, कि आप टिकट को बुक कर पाए, उसको रिजर्व कर पाए, कैंसिल कर पाए, और बाद में जरूरत पड़े तो उसकी स्टेटस भी चेक कर पाए। तो ये फंक्शनल वर्क हो गए। जैसे मोबाइल में आपने बोला फंक्शन करना चाहिए, वो चलना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल नीड्स, मतलब कि आप ये भी देखते हो कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, कम से कम पैसे में हमारा जरूरत पूरी हो जाए। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं ना, एक अफोर्डेबल प्राइस हो उसकी। तो ये बोला गया है द प्रोजेक्ट मस्ट बी अफोर्डेबल एंड फिट विद इन द बजट। जैसे आजकल तो ड्रोन तो बहुत महंगे होते हैं, बोला गया यहाँ पे ए ड्रोन प्रोजेक्ट शुड यूज कॉस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ एवरी एक्सपेंसिव वन। तो एक ड्रोन वैसे ही महंगा है, तो हमको ये ट्राई करना चाहिए कि जो अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव पार्ट्स हैं, उसको हम यूज करें, ना कि कोई एक्सपेंसिव पार्ट यूज करें, ताकि हमारा ड्रोन की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। सेम चीज जब आप स्मार्टफोन खरीदने चाहते हो ना, तो चाहते हो ना कि आप कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा फंक्शनल फोन ले पाओ जो वर्क करे। ठीक है, इसी बात होती है फाइनेंशियल, आप ये भी चाहते हो, साथ में सोचते हो क्वालिटी भी मिले। ठीक है, क्वालिटी की मतलब क्या है, क्वालिटी चेक, क्वालिटी होती है। क्वालिटी में क्या होता है कि द प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी रिलायबल, ड्यूरेबल एंड मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो आप चाहते हो कि वो क्वालिटी उसके अंदर हो, अगर हम उसको ऑपरेट करें तो वो हैंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हैंग नहीं होनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए। और बात करें वहां पे, तो जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी पूरा करे, फुलफिल करे। तो वही बात होती है यहाँ पे। जैसे ए ब्रिज मॉडल मस्ट फॉलो द डिजाइन स्टैंडर्ड एंड बियर द एक्सपेक्टेड लोड। अब कोई ब्रिज डिजाइन हो रहा है तो वहां पे दो एक्सपेक्टेशन है, क्या है कि जो हमारा डिजाइन स्टैंडर्ड उसको तो फॉलो करे ना, क्वालिटी के लिए डिजाइन स्टैंडर्ड को फॉलो करे, साथ में वो जो लोड है उसको भी बियर करना चाहिए। बहुत ही लोड बियर कर ले रहा है, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, जो डिजाइन स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है, तभी ये बात होती है इसकी क्वालिटी नीड्स की। उसके बाद और कस्टमर क्या चाहते हैं, इमोशनल नीड्स चाहते हैं कि उनके साथ इमोशनली जुड़े रहें लोग। इसका क्या मतलब है, आफ्टर सेल सर्विसेज को बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, आप थोड़ा सा नाम जानते होंगे। यहां तक देखो, अच्छी अच्छी ब्रांड ये चीज यूज करती हैं, आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट सेल हो गया तब भी आप जो अपने क्लाइंट हैं, जो आपके कस्टमर है, उनकी सर्विस को ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे आप उसको रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर प्रोवाइड करवाना, कोई है तो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, टाइम टाइम पे उनका रिव्यू लेना, उनका फीडबैक लेना, क्या आफ्टर सेल सर्विस है। तो ये बोला गया कस्टमर एक्सपेक्ट सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट एंड ईज ऑफ यूज। तो कस्टमर चाहता है कि मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहूं, उस पर मैं ट्रस्ट कर पाऊं और वो यूज करने में आसानी रहे।
तो यहाँ पे बोला गया, देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये दिया गया कि ए मोबाइल ऐप शुड नॉट ओनली वर्क, ठीक, सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, साथ में सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, गिव यूजर्स कॉन्फिडेंस अबाउट सिक्योरिटी, और यूजर्स को एक सिक्योरिटी के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मोबाइल लिया हूं तो मैं सिक्योर हूं, ठीक है, मेरे साथ कोई फ्रॉड कोई हैक नहीं हो सकता है इस मोबाइल को यूज करते समय। तो क्या होता है, देखो इसके लिए इसी को इमोशनल नीड्स के लिए क्या देते हैं आजकल, देखो 1 ईयर सिक्योरिटी पैच, 3 ईयर सिक्योरिटी पैच आपको फोन में मिलता है, सिक्योरिटी आपको दी जाती है, आपको टाइम टाइम पे अपडेट आता रहता है, क्या सिक्योरिटी पैच है। तो इस टाइप के आपके नीड्स होती है कस्टमर की, कौन सी, फंक्शनल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, क्वालिटी नीड्स और आपके हो गए इमोशनल नीड्स। तो ये आपकी बात होती है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये तो आप गया था कस्टमर नीड्स मैंने बात किया, ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप प्लानिंग की बात किया, ठीक है। अब यहाँ बात करता हूँ स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट। स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज थोड़ा सा अच्छे समझिएगा साथियों, आपको कई बार पूछा जा सकता है या ऐसे नॉर्मल पूछा जा सकता है। तो मैं एक चीज ऐसे बोल लेता हूँ, एग्जाम्पल बिना इसको पढ़े बिना कुछ देखे, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। स्टेक होल्डर, एक सीधे वर्ड में बोलूँ, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, या कोई सर्विस है, उससे कौन कौन लोग अफेक्ट होने वाले हैं या कौन से लोग उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं स्टेक होल्डर। जैसे अब यदि मैं बात करूं तो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आपका स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है, इसको सोचिए जरा, ठीक है, आपसे किस किस को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कौन अफेक्ट कर सकता है, दोनों लिस्ट में आपके स्टेक होल्डर वो होंगे। देखिए जैसे पहला चीज, आप पढ़ रहे हो ना, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज को फीस दिया, कॉलेज को ट्यूशन दिया, तो कौन बेनिफिट हुआ आपका, कौन हुआ, कॉलेज पढ़ ही रहे हो, ठीक है, वो क्या हुए, वो भी तो अफेक्ट हुए, वो भी आपके स्टेक होल्डर हुए। आपके टीचर पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी आपके स्टेक होल्डर हुए, ठीक है, आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है, या फिर आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तब वो आपके स्टेक होल्डर हुए। अब आप क्या हुए, आप कॉलेज भी आपके स्टेक होल्डर हो गया। अब वहां से निकलेंगे, ठीक है, अब कॉलेज में पढ़ के आपने निकले के बाद आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वो भी आपका स्टेक होल्डर हुआ, आपसे उसको भी फायदा होने वाला है, ये हो गया। अब आपने वहां पे वर्क किया, जो भी आपने प्रोजेक्ट वहां पे बनाया, जो भी आपने टास्क वहां पे कंप्लीट किया, हो सकता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम जनता को भी वो हेल्प करे, तो आपके स्टेक होल्डर क्या हुए, वो ऑडियंस भी, वो पीपल भी है जिससे वो अफेक्टेड हुए, जिससे जिनको उस प्रोजेक्ट से लाभ हुआ। तो ये आपके क्या स्टेक होल्डर है। अभी पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं और कौन कौन लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट से, या फिर आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, कॉलेज के लिए तो आप प्रोजेक्ट है ना, आपको तैयार करना, 4 साल बाद आप प्रोडक्ट बन के निकलोगे, तो आप जो प्रोडक्ट बन के निकले ना, उससे कौन कौन बेनिफिट्स होने वाला है, मतलब किस किस को बेनिफिट होने वाला है या कौन कौन अफेक्ट होने वाला है, वो सभी आपके स्टेक होल्डर होंगे। इसको लिस्ट बनाइएगा, सोचिएगा मैं किस किस को अफेक्ट कर रहा हूं या मुझसे किस किस को लाभ होगा, वो आपके स्टेक होल्डर होंगे। तो यहां पे देखिएगा, प्रोजेक्ट आइडिया में भी कम फ्रॉम द वन पर्सन या स्मॉल ग्रुप बट मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय इट्स बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, एक लोग तो प्रोजेक्ट बना सकते हैं लेकिन इसके जो आउटकम है उससे कई लोग अफेक्ट होंगे। Everyone with a vested interest in the project is called as stakeholder। तो जितने भी लोग हैं जो भी उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब क्या हुए, स्टेक होल्डर हुए। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, ये समझ में आया। तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी मस्ट बी कंसीडर देयर नीड्स, डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन। तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर हुए, प्रोजेक्ट जब हम स्टडी करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, उन स्टेक होल्डर की नीड्स की, डिजायर की और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है वही होती है कि जो लिस्ट है स्टेक होल्डर की उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसको लिस्ट करना है कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के। तो तब हम जब उसके स्टेक होल्डर को मैं डिसाइड कर लूंगा तब हम उनकी एक्सपेक्टेशन को समझेंगे और उस रिक्वायरमेंट और उस एक्सपेक्टेशन को अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में डालूंगा, ताकि बाद में जब प्रोजेक्ट हमारा बन जाए तो उनको फायदा हो पाए या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो स्टेक होल्डर क्या हुए, यहाँ पे सिंपल फिर बोल सकते हो, यहाँ पे एनीवन हु कैन अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपल सा, एनीवन हु कैन अफेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है या प्रोजेक्ट जिसके जो आप प्रोजेक्टेड बाय द, या प्रोजेक्ट द्वारा जो अफेक्ट हो पाए, ठीक, सभी क्या है आपके स्टेक होल्डर्स
हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर मैं यहाँ पे लाल रखा हूँ, सिर्फ आपको इतना ही याद करना था, इतना भी ध्यान देना था। अब मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा और ब्रॉड और आपका ओपन हो पाए। देखो यहाँ पे सीनियर और कॉर्पोरेट मैनेजर ये क्या करते हैं, ओवरऑल डायरेक्शन रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर सीनियर मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरा हम इन्हीं पे डिपेंड रहेंगे ना, सीनियर मैनेजर पे। तो ये क्या हुए, ये आपके स्टेक होल्डर हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डर्स। तो ये क्या करेंगे, आपके प्रोजेक्ट से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे वो रिटर्न की एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये आपके स्टेक होल्डर हुए। आइडिया जनरेशन, जिसके द्वारा आइडिया आया है वो भी सोचेगा कि प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द इनिशिएशन, तो उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया था, तो आइडिया वो भी क्या हुए, आपकी स्टेक होल्डर हुए। क्लाइंट हुआ, वो क्या चाहता है कि वांट द प्रोजेक्ट आउटपुट पर द रिक्वायरमेंट, तो क्लाइंट चाहता है कि जो उसका आउटपुट मिले, जो प्रोजेक्ट का आउटपुट हो वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, तो वो भी क्या हुआ, स्टेक होल्डर हुआ। देखिए जितने लोग भी आपके प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब आपके क्या हुए, स्टेक होल्डर हुए। वेंडर एंड सप्लायर प्रोवाइड मटेरियल एंड गुड्स, तो ये भी आपके, जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो इनको भी बेनिफिट तो हो रहा है ना, इनका सप्लाई हो रहा है, इनको भी तो अर्निंग हो रही है ना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी तो हो रहा है ना, तो ये भी आपके क्या हुए, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर हुए। अगर ये नहीं होते तो आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है। कैसे अफेक्ट हो सकता है आपको मटेरियल जो चाहिए वो प्रोवाइड ना हो पाए, तो कोई और अदर वेंडर ना प्रोवाइड करवा पाए, तो ये भी क्या है, आपके स्टेक होल्डर है। चलो और हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कंसल्टेंट एंड एडवाइजर, ठीक है। क्या बात करते हैं हम, जो कंसल्टेंट है और जो एडवाइजर है, ये क्या करते हैं, आपके प्रोजेक्ट के लिए गाइडेंस ऑफर करते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस आपके लिए ऑफर करते हैं। तो ये क्या स्टेक होल्डर है। कोलैबोरेटर पार्टनर से क्या रहेंगे, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपके स्टेक होल्डर है। इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कवर प्रोजेक्ट रिस्क, ये भी अफेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, रिस्क को कवर कर रहे हैं, इनके द्वारा आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होने, मतलब अफेक्ट हो रहा है ना, अगर ये नहीं होंगे तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी कुछ आगे चल के कुछ भी अनहोनी होती है तो आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, ये क्या होते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये प्रूविंग अथॉरिटी रेगुलेशन, जैसे आपके ग्रांट परमिशन जो ग्रांट कर रहे हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर होंगे। इंस्पेक्शन एजेंसी जैसे इंश्योर कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड, ये भी आपके क्या स्टेक होल्डर है। आपके सर्विस प्रोवाइडर जैसे जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या है, आपके स्टेक होल्डर है। इन्वायरमेंटल बॉडीज, एनजीओ हो गए, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ताकि आप प्रोजेक्ट सस्टेनेबल बना रहे हैं। कस्टमर एंड इंड यूजर, जो अल्टीमेट लास्ट में वही बेनिफिट जिनको मिलने वाला है वो क्या हुए, वो भी स्टेक होल्डर हुए। सपोर्ट एजेंसी जैसे पुलिस हो गए, हेल्थ केयर हो गए, सिक्योरिटी हो गई, सर्विस हो गई। देखो इतने सभी ये सब लिस्ट है ना, ये अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाए, मतलब कि हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें रुकावट बाधाएं आ जाएं, या फिर आपके प्रोजेक्ट बनने से या ना बनने से इनमें से कोई ना कोई अफेक्ट होगा, मतलब उनकी जरूरत या तो नहीं पूरी हो पाएगी। आपके प्रोजेक्ट यदि नहीं बना तो प्रोजेक्ट बन गया तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, तभी वो क्या हुआ, आपके स्टेक होल्डर हुए। आगे बात करें वर्कर्स यूनियन रिप्रेजेंट वर्कफोर्स इंटरेस्ट, ठीक है। आपके यहाँ जो वर्कफोर्स काम करे उनके इंटरेस्ट को जगाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिटीजन ग्रुप एंड लोकल कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट इंपैक्ट, ठीक है। जहां पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो सकता है वहां लोकली आप क्या हो, जैसे आप कोई डैम बना रहे हो तो वहां लोकल के लोगों को हटाना पड़ सकता है, तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट से, वो भी आपके क्या स्टेक होल्डर है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए आपका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट को ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी को लिस्ट करना होता है ताकि आप सभी के रिक्वायरमेंट को समझ पाओ और कंप्लीट कर पाओ अपने प्रोजेक्ट से। यहाँ इसकी स्टेक होल्डर की मैटर क्या करता है वो मैं बता दूं आपको, पूरा लिस्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है। पूरी लिस्ट मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आपका मैटर होता है। एवरी स्टेक होल्डर हैज ए डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, ठीक। मैंने बात किया था ना किसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, इन्वेस्टर प्रॉफिट चाहता है, कस्टमर आपके लिए गुड प्रोडक्ट या सर्विस चाहता है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनकी कंप्लायंस को के साथ क्या करो, उनको कंप्लायंस चाहिए, उनको कंप्लायंस जो है उसके साथ मीट करो, ठीक है। उनकी स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के साथ में चलो, तो क्या हुए सभी इसलिए मैटर करते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक ही प्रोजेक्ट से सभी स्टेक होल्डर अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं। तो ए प्रोजेक्ट सक्सीड ओनली इफ मेजर स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड, तो आपके जो मेजर स्टेक होल्डर है जिनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है या जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं उनको, आपको यदि उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो सेटिस्फाई हो गया तब आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या इनकी, देखिए ये क्या करते हैं, डिफाइन रिक्वायरमेंट एंड स्कोप, ठीक प्रोजेक्ट का। उसके बाद ये क्या करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, फंड्स और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। डिसीजन और अप्रूवल में इन्फ्लुएंस होता है इनका। आगे बात करें तो रिस्क और रेजिस्टेंस कहते हैं कैन कॉज, यदि हम उनके रिस्क और रेजिस्टेंस को यदि इग्नोर करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी कॉज में पड़ जाएगा, मतलब किसी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इफेक्टिव स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बेटर चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, जितने अच्छे से हम स्टेक होल्डर को मैनेज कर पाएंगे उतने ही हमारा प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं,
उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी। तो ये आपके थे स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट में बात किया, इतना बात करना था। स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट क्या था, कौन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, कौन कौन हो सकते हैं, वो आपकी बात करते थे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप की। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, कई बार आपके सारे वर्ड यूज हुए हैं जब से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ प्रोजेक्ट स्कोप, तो कुछ है नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको फाइनल में क्या बनाना है, ठीक है, हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, वही आपका होता है क्या, प्रोजेक्ट स्कोप। उसका उद्देश्य क्या है, लास्ट में हमको मिलने वाला क्या है, उसके कौन कौन से टास्क हैं, ठीक है, यही बात होती है यहाँ पे। उसमें कॉस्ट क्या आने वाली है, उसकी डेडलाइंस क्या होने वाली है, उन सभी को एक प्रॉपर वे में प्लान करना, वो कहलाता है प्रोजेक्ट स्कोप। तो आप देखते हैं, ये हम समझते हैं यहाँ पे भी। बोलिए यहाँ बोला गया एक स्कोप द प्रोजेक्ट डिफाइंस बाउंड्रीज ऑफ द वर्क, ठीक है, कौन कौन सी बाउंड्रीज, मतलब एक लिमिट तैयार कर देती है कि आप इसको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको बता दिया गया कि इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट है आपका 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ है, तो आपको पता चल जाएगा मुझे 10 करोड़ के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है। टाइम दे दिया गया आपको 3 मंथ नहीं, आपको 3 ईयर दे दिया गया, ठीक है। तो आपको ये भी बाउंड्री सेट हो गई ना कि आपको 3 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है। तो व्हाट विल बी डन, देखो क्या क्या पता चलता है यहाँ पे, व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एंड उसके फाइनल डिलीवर्स क्या होंगे, मतलब फाइनल आउटपुट क्या होगा, ठीक है। ये बात करता है कौन सा, प्रोजेक्ट स्कोप। तो ये बार बार मैं लिखा हुआ है और कुछ है नहीं, तो क्या बताता है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, टास्क क्या है, कॉस्ट क्या होने वाला है, उसकी डेडलाइन क्या होने वाला है, ताकि जो दैट्स एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, ताकि जितने भी उससे जो आपके स्टेक होल्डर थे वो समझ पाए कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। आगे इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बताता है कि इंश्योर क्लैरिटी अबाउट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, ऑब्जेक्टिव आप लिखा हो तो प्रॉपर डिफाइन किया जाता है। हेल्प्स इन फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी मैंने बता दिया था आपको, इकोनॉमिकल है, मार्केट का है आपका, टेक्निकल है आपका, और आपके लिए लीगल फिजिबिलिटी है, अभी उसको भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो फिजिबिलिटी स्टडी भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कि स्टडी में ये पता चलता है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द फॉर द टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइम कॉस्ट और रिसोर्स प्लानिंग का हमको एक बेस तैयार मिल जाता है। अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड अननेसेसरी वर्क। अब इससे हमको सारी चीज पता चल गया हमको क्या क्या करना है। तो कोई अननेसेसरी वर्क है, ठीक है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं, मुझे ये जरूरत नहीं है, फालतू का आ रहा है या टांग अड़ा रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। अवॉइड कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज वहां पे आती है प्रोजेक्ट स्कोप में, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, छोटे छोटे घर के एग्जाम्पल से जोड़ दिया करो, ठीक है। शादी में देखो, मान लो मैं शादी का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है, शादी करवाना होता है, ठीक है। कब शादी करवाना है, कितने टाइम में आपका मंडप लगेगा, कितने टाइम बारात उठेगी, कितने टाइम बारात पहुंचेगी, सुबह विदाई कितनी होनी है, ठीक, खाना वहां पे कितना बजे खाना है, सब चीज आपको प्रोजेक्ट स्कोप बनाते हो नहीं हो, कितना बजट लगेगा, ठीक है, गाड़ियों को कितना देना पड़ेगा, डीजे को कितना देना पड़ेगा, सारा चीज वहां पे देना होता है ना। यही बात होती है यहाँ पे, सब स्कोप क्लियर होता है। और हो सकता है आपको छोटा मोटा चीज आ रही है तो उसको क्या करोगे, यार इसको हटाओ, इसमें क्या कर रहे हो। जब सारी चीज लिखते हो ना तो लगता है यार ये फर्जी का आ रहा है, इसमें इसको नहीं करेंगे तभी काम चल जाएगा, तो इसको हटाओ ना, क्यों इतना हम इसके लिए पीछे भाग रहे हैं, बाकी एक इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रखता। तो प्रोजेक्ट स्कोप करोगे तो ये सारी चीज आपकी पता चल जाएगी जब प्रोजेक्ट स्कोप तैयार किया जाता है तब, ठीक है। ये भी तैयार होता है। तो क्या क्या सोर्सेस हैं वो आप देख पाओ, कहाँ का पता चल पाएगा आपके पास कोई प्रोजेक्ट स्कोप कैसे पता कर पाओगे, ठीक है। तो पहला चीज आपका प्रोजेक्ट ब्रीफ में सारी चीज लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है वहां पे प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे उसका मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या डिलीवर्स होने वाले हैं, उसका माइलस्टोन क्या है, बजट क्या है, वो सभी चीज आपके प्रोजेक्ट ब्रीफ में लिखा होता है। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक, उसके बाद भी आपको नहीं लग रहा, आपको ये प्रोजेक्ट ब्रीफ नहीं मिल पाया तो आपको प्रोजेक्ट चार्टर मिलेगा। प्रोजेक्ट चार्टर में भी लिखा होता है, मैंने आपको बताया डिटेल में प्रोजेक्ट चार्टर में क्या लिखा होता है। तो वहां भी क्या होता है, प्रोजेक्ट चार्टर में मिल जाएगा आपको, जो एज ए परमिशन डॉक्यूमेंट यूज होता है। यदि प्रोजेक्ट चार्टर पे साइन हो गया स्पॉन्सर का, तो समझ लिया उस प्रोजेक्ट को रन करना ही करना है, ठीक है। तो वहां भी आपको डायरेक्शन लिखा होता है किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट को जाना है। स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, उसमें क्या है, सोर्स में स्वॉट एनालिसिस में इसमें क्या आता है कि आपका उस प्रोजेक्ट के आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट चेक करने का पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि सारी चीज जो भी पॉइंट बताया था ना, उसको चेक करने के लिए आप इसको स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। ये टॉपिक में मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रोजेक्ट इज फीजिबल एंड सस्टेनेबल। इसलिए समझ में आता है कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या वो वर्थ इट है, क्या वो काफी लंबे समय तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे बात करें स्कोप स्टेटमेंट, तो यहाँ पे बात कर दिया गया, ये डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में, डिलीवर्स के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में कि व्हाट इज द
क्या इसमें इंक्लूड करना है प्रोजेक्ट में, क्या एक्सक्लूड करना है, और क्या कंस्ट्रेंट्स, क्या बाधाएं आने वाली हैं, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कैसे फाइनल होगा। तो यहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट स्कोप को समझ पाओगे, प्रोजेक्ट की स्कोप क्या होने वाला है। यदि इतने भी नहीं समझ में आता तो लास्ट में एक चीज और पड़ता है कि उसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े काम होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, शादी करने बताया था ना, उसमें छोटे छोटे बात बता दिया था आपको, तो आपको होता है WBS में। तो ब्रेक द टोटल वर्क इनटू द स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क एंड हेल्प्स इन शेड्यूलिंग, असाइनिंग एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड रिसोर्स प्लानिंग में। तो ये आपके थे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी आपके सोर्स है प्रोजेक्ट स्कोप का। तो यहाँ से भी समझ सकते हो या फिर बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट स्कोप का पार्ट एक ये भी होता है जो WBS होता है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है, इस चीज को समझना है। हो सकता है आप पहली बार पार्ट इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार दो बार वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप इस जो नोट्स है उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी समझ में आए वो सब बढ़िया है, ठीक है, जो भी समझ में आएगा वो सब बढ़िया है। तो आप इस नोट्स को ले लीजिएगा, नोट्स के लिए आपको ऐप पे मिल ही जाएगा। ऐप पर आपका यूनिक सीरीज का जो ऐप है वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके पूरे कंटेंट मिल जाएंगे, फुल लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएगा। और साथ में बताता हूँ साथियों, आप फाइनल ईयर में है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कभी चीजों में, आप हमारी हेल्प कर सकते हो किसी तरह, तो करिएगा जरूर। आगे क्या करना है आपको साथियों, यहाँ पे आप लिंक्डइन से जुड़ जाइएगा, मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा पेज से, और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा जहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन आते तो आप तक शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।